अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बाद भी अभी तक हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार नज़र नहीं आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फ़ंड जारी किए जाएं और ये टाइम 10 अप्रैल तक दिया गया है। ताहाल अभी तक किसी किस्म का कोई हुक्मनामा जो कि हुकूमत की जानिब से या वजारत ख़जाना की जानिब से जारी नहीं किया गया कि वो फ़ंड्स रिलीज़ कर रहे हैं। इसहाक डार ने भी आज प्रेस रिलीज जारी की और इस हुक्मनामे का जिक्र तो किया, अलबत्ता फंड्स कब जारी करेंगे अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई वाज़े नहीं कहा है। बात जहां तक सिक्योरिटी की है तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, लग रहा था कि इलेक्शन के हवाले से वहां पर कोई डिस्कशन होगी, लेकिन हुकूमत एक और ऑपरेशन की तैयारी कर रही है और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए और कोशिशें तेज कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी सिक्योरिटी जो कि इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करनी है, वहां पर भी सूरत हाल वाजे नहीं है। हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस फैसले पर मनोअन अमल करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। कब तक हुकूमत इससे पीछा छुड़ाती रहेगी और आहर कब तक? लेकिन 10 अप्रैल का जैसे कि टाइम मुकर्रर किया गया है, अगर इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी ना किए गए तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहां पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार या जवाब दाखिल करवाएगा। उसके बाद क्या होगा? क्या हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? लेकिन दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान इख्तलाफात हैं, नोट पर नोट और फैसले पर फैसले सामने आ रहे हैं, उसमें जो इख्तलाफ है इसका फ़ायदा हुकूमत खूब उठाना चाह रही है। हमने देखा है कि जस्टिस अतर मनल्ला का नोट सामने आया और उसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट भी सामने आया है और हुकूमत इससे फ़ायदा उठाना चाह रही है और ये इख्तलाफ सामने आ रहे हैं कि शायद जो फैसले दिए गए हैं वो बाइस्ड हैं। लेकिन इन सब से होगा क्या? पाकिस्तान का पॉलिटिकल, आइनी, कानूनी सिनेरियो आगे चलकर क्या डेवलप होगा और उसके असरात पाकिस्तान पर क्या होंगे? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नसीम सदीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। नसीम सदीकी साहब, वार्म वेलकम, आपने मुझे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे वजाहत मसूद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वजाहत साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ नसीम सदीकी साहब आपसे करना चाहूँगी, और आपने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और इलेक्शन कमीशन ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। असल मामला सिक्योरिटी और फंड्स जारी करने का है जो कि हुकूमत ने करने हैं। हुकूमत ने इसके ऊपर अभी तक कोई तैयारी, किसी किस्म की कोई बातचीत करती हुई दिखाई नहीं दे रही। आपको क्या लगता है कि ये अभी हुकूमत की अटेंशन ही नहीं है इलेक्शन की तरफ जाना, इसीलिए फंड्स रिलीज नहीं कर रही या सिक्योरिटी पर बात नहीं कर रही? देखिए, बात यह है कि जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो लेलोलायत से काम ले रही है। वजह यह है कि देखें, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं और पंजाब और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में निगरान गवर्नमेंट्स आ चुकी है और उनकी भी यही जिम्मेदारी है। सिर्फ वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स प्रोवाइड करने और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। लेकिन आपने देखा कि जब से अदम एतमाद की तहरीक आई उस वक्त से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में टर्मोइल भी आया और उसके बाद मईशत का जो हशर हुआ, तो शायद PDM का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इस वक्त बहुत ज़्यादा है, अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो वो दोबारा जीत के आ जाएंगे और शायद जो हमने उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, केसेस बनाए, इसी तरह वो दोबारा ये सिलसिला ना शुरू हो जाए। लेकिन बात तो ये है कि हमने आइन और कानून की बात करनी है। जब आइन और कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी सूबाई असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन करवाने, तो आपको इलेक्शन करवाने, क्योंकि PDM भी जो है वो आइन और कानून के तहत ही मार्ज वजूद में आई थी। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 3 अप्रैल को जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने ये रूलिंग दी थी कि मैं वोटिंग नहीं करा सकता क्योंकि ये जो लाई गई है तहरीक अदम ये एक साजिश के तहत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई साजिश आपने आइन के अंदर है कि 14 दिन के अंदर वोटिंग करानी और आपको करवानी पड़ी, और वो आपको जो फैसला था वो मानना पड़ा। और वो भी 5 रुकनी बेंच था जजेस का और उसमें चीफ जस्टिस मौजूद थे। सोमोटो एक्शन लिया गया था। तो अभी भी यही हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने सोमोटो एक्शन लिया है। पहले 9 का बेंच
बना, फिर 5 का बेंच बना, फिर 3 का बेंच रह गया। अच्छा, एक बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है जिसके ऊपर हमारे हमसाए मुल्क से जो सीनियर जज साहिबान है वो भी तबसरे कर रहे हैं कि 7 का बेंच तो बना ही नहीं। जब 7 का बेंच नहीं बना तो फिर 4-3 के फैसले का क्यों जिक्र किया जा रहा है? और अगर 4-3 का फैसला था तो फिर ये 4 जज साहिबान हैं वो इख्तलाफी नोट क्यों लिख रहे हैं? अगर 4 का फैसला था तो 4 को तो इख्तलाफी नोट नहीं लिखना चाहिए। जो इख्तलाफी नोट है वो तो अक़लियती फैसले वाले लिखते हैं। तो इस तरह बड़ी इस वक्त कॉम्प्लिकेशंस आ गई। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस गंभीर सूरत हाल से बाहर निकालना पॉलिटिकल पार्टीज, रियासत का काम है, तमाम लोगों को मिलजुल के बैठना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है कि इसमें इनिशिएटिव लेना है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट जो है वो इल्ज़ाम कहें या अपने तहफ़्फ़ुज़ात कहें, वो शिकवे शिकायत कहें, वो नज़र करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो किसी तरफ भी सियासी जो ये इंतशार है इसको कम करने की कहीं भी कोशिश उनकी नज़र नहीं आ रही। देखिए अली, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात ये देखें कि पिछले दिनों जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। मतलब दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आपके मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है और आपके उसका फैसला मानने से इनकार कर दे, फिर तो कोई भी मुजरिम जो है वो किसी भी जज का फैसला नहीं मानेगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि फैसला मानने से इनकार कर लें, लेकिन अमल करने से आप इनकार नहीं कर सकते। अमल करने से नहीं इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिस पूरी पार्लियामेंट में तकरीरें हुई और ये सब कुछ करारदाद पास की गई, किसी ने भी उसके ऊपर साइन नहीं किए। वो जो 42 लोगों की सिग्नेचर्स है करारदाद पे, उसमें से 28 तो रिजर्व सीट्स वाली ख्वातीन है जिनका कोई इतना स्टेक नहीं होता। किसी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने या राजा परवेज़ अशरफ ने या शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ी, किसी ने भी उसके ऊपर साइन नहीं किए। फैसला फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सही था या गलत था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी चढ़ना पड़ा, फैसला सही था या गलत था, यूसुफ रज़ा गिलानी को घर जाना पड़ा। तो फैसला आ चुका है, उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। राइट, अमल दरामद करना पड़ेगा। यही वजाहत मसूद साहब, असल में अमल दरामद की बात है। आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हो सकते हैं, हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त भी हो सकते हैं, लेकिन मामला ये है कि अमल तो करना होगा। अगर हुकूमत को ये फैसला मंजूर नहीं है या इसके खिलाफ कोई वो अपील में जाना चाहती है या सुप्रीम कोर्ट को कोई एप्लीकेशन देना चाहती है, वो भी कुछ हम प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक तहफ़्फ़ुज़ात है और इसके ऊपर एहतजाज है जो हुकूमत करती दिखाई दे रही है। हुकूमत चाह क्या रही है? बहुत शुक्रिया। आपको जो बहुत ही ताज़ा तीन डेवलपमेंट है वो उसकी खबर पहुंच चुकी होगी कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी किया था, वो हिफ्ज़ कुरान वाले मुकदमे में मामले में, और चूँकि उसी से जो है वो सू मोटो का जो अख्तियार है उस पर जो है वो सवालात उठे हैं और उस पर एक बेंच का फैसला आया है, फिर उस पर सर्कुलर आया है, फिर उस पर लार्जर बेंच बनाया गया है। तो बात खुद भाई सिद्दीकी जिस फैसले की तरफ इशारा कर रहे हैं वो फैसला जो है वो बात खुद मुतनाज़े हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये राय यहाँ पे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना बाइंडिंग है हर शहरी पे, हर गवर्नमेंट पे और पूरी रियासती और सियासी ढांचे पे। ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मामला ये चल रहा है कि देखिए हमने एक खराबियां जो माजी में की हैं वो आगे चल रही हैं। आर्टिकल 95 भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना, उसके तहत जो है वो जो 7 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी, उस पर फैसला आपको याद होगा 9 और 10 अप्रैल की रात मिडनाइट को जो है वो मिनटों के फासले से करना पड़ा था। उसके बाद हुकूमत को चलना चाहिए था, उसको जो है वो जो मफरूज किया गया है, क्योंकि जिस मैंडेट पे 4.25 बरस तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की है, उसी मैंडेट पे ये हुकूमत भी खड़ी है और इनको अख्तियार है कि मियाद जो है वो पूरी हो जो आइन में दी गई है कौमी असम्बली की। तो उसमें एक सियासी खेल खेला गया है जिससे मैं एम्बैरस्ड हूँ एक शहरी के तौर पे। वो इसलिए है कि हमारी अदलिया इसमें मुतनाज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है कि मुहतरम जज साहबान में इत्तफाक़ राय नहीं है बतौर एक इदारे के। सुप्रीम कोर्ट की जो सैंक्टिटी भी है और जो इंटेग्रिटी भी है और जो उसका एक सिंगल एंटिटी के तौर पे, एक इदारे के तौर पे किरदार है, कैरेक्टर है, रोल है, उस पर जो है वो आवाज़ उठी है। मैं इस सूरत हाल पे
इत्मीनान का इजहार नहीं कर सकता। मेरी राय में हम एक गहरे आईनी और सियासी बहरान में आ गए हैं। इसमें यकतरफा आरा जो है वो हो सकता है, वो सब खिलाड़ियों का हक है कि वो। लेकिन वजाहत सब इस सब के बावजूद भी आईनी कानूनी बहरान भी है, जो भी सिचुएशन है इसके बावजूद भी फैसला मौजूद है। हम ये कहें कि हमारी अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद भी वो अदालतें फैसला करें, तो आपने खुद भी कहा कि हम पर लाजिम है कि हम उस फैसले पर अमल दरामद करें। बिल्कुल आपकी बात बचा है, लेकिन मैं यही तौर कर रहा हूँ कि वो जो फैसला है वो ज़ाते खुद जो है, क्या वो फैसला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अच्छा वजाहत साहब, मुझे ये बताइएगा, जाहिर है कि आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बहुत सारे आईनी कानूनी पहलू भी देखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस सूरत हाल में हुकूमत को करना एहतजाज के अलावा, एहतजाज तो किसी कोर्ट के बाहर एहतजाज करके तो कोई फैसला, कोई भी चीज़ नहीं आप ख़त्म करवा सकते, लेकिन इसके अलावा कोई उनको क्या करना चाहिए था जिसके मेरे लिए ख्याल में इसमें देखना पड़ेगा क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो है वो रजू करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये आपसे अर्ज किए दूं कि इसमें बहुत बड़ी दिक्कत पेश आ रही है, जिसकी तरफ इशारा कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ उस पे जो है वो उससे चश्मपोशी फरमा रहे हैं। वो ये है कि हमारे मुल्क में 4 वफाकी इकाइयाँ हैं और सबसे बड़ी न्यूमेरिकली स्पीकिंग वो पंजाब है, जहाँ पे जो है वो कुल मिला के कोई 155 के करीब सीटों का फैसला होता है। ये नहीं हो सकता कि ऑनवर्ड फ्रॉम नाउ ऑन हिस्ट्री में जो 2 बड़े सूबे हैं केपी और पंजाब, वहाँ पे इंतखाबात जो है सूबाई वो और वक्त में हों, और बाकी के 2 सूबे हैं सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ पे और वक्त पे हों। क्योंकि उस सूरत में 2 जगह पे निगरान हुकूमत होगी और 2 जगह पे 5 साल की मैंडेट रखने वाली हुकूमत होगी। मेरी राय में एक वसी तर डायलॉग की जरूरत है तमाम स्टेक होल्डर्स में। ये मामला जो है ये इवन मैं अर्ज करूँ कि जो सियासी मामला है ये वहाँ भी तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने जब 90 दिन की ये शर्त रखी थी कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे, जो उस वक्त जो है वो 175A जो है वो हिस्सा नहीं थी जो 18वीं तरमीम में बनाया गया। उस वक्त हमने कहा था कि ये हमने एक अजीब व खलकत कानूनी बच्चे को जन्म दिया है। ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता कि निगरान हुकूमतें इंतखाबात से पहले जो है वो कायम की जाएं। अलावा इसकी दीगर प्रॉब्लम, लेकिन जाहिर है कि उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए कि बाद में हमारे यहाँ तो निगरान हुकूमतें होने के बावजूद भी इलेक्शन के नताइज को कोई नहीं मानता। अच्छा ठीक, 2 में निगरान हुकूमतें होंगी और 2 में मुस्तकिल हुकूमतें होंगी 5 साल की मैंडेट रखने वाली, क्या वो तो फिर क्या होगा? जाहिर है ये एक लार्जर डिबेट है जिसमें हमें जाना भी चाहिए, लेकिन अब असल में मसला जो जहाँ पर है वो मामला जूं का तू है। ब्रिगेडियर हारिस साहब, हम ये समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इलेक्शन करवाए जाएँ, और अब इलेक्शन जो है वो 14 मई को होने हैं पंजाब में, लेकिन 10 अप्रैल तक फ़ंड जारी करने हैं हुकूमत ने, और सिक्योरिटी के लिए भी इंतजामात करने हैं। अभी तक हुकूमत इस पर बात नहीं कर रही है, यहाँ पर कोई एक्शन अमल दरामद करती नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि अमल दरामद होने वाला है या नहीं? आलिया देखें, बात ये, पहले तो ये मुझे बताएं कि इस पर तो कोई भाव नहीं है कि 3-2 का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है और बड़े ऑब्जेक्टिव ऑर्डर के साथ आया कि जी ये ऐसे ऐसे किया जाएगा। वो सारे ऑर्डर्स के बाद फिर जाहिर है कि 15 का डिसीजन है, उन्होंने डेट सब चीजें दे दी। इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किसने करना होता है? इट इज एग्जेक्टिव मीन हुकूमत पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। दे विल पास ऑर्डर, इट इज इनकम्बेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसको इम्प्लीमेंट करना है, नंबर 1। नंबर 2, जी बात होती है ना कि 2 के इलेक्शन पहले होंगे और फिर बाद में क्या होगा, तो ये मुझे बताएं कि ये हुकूमत ने क्यों इंस्टिगेट किया, क्यों कह रहे थे हर एक मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद डिफरेंट राना साहब, ये इलेक्शन आप तोड़े समझी, हम नए इलेक्शन करा देंगे। यू शुड हैव सेड, आपके पास ये मॉरल ड्यूटी थी। लोग कहते हैं ये कानून में नहीं आप तोड़ेंगे तो इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे, नहीं हो सकते, ताकि फिर आपने तो उनको और इसका मतलब कि आपने हुकूमत कैटेगरी बना दी, वाइस हुकूमत बना दी, और उसके बाद आप सारा कंट्रोल आपने अपने हाथ में संभाला हुआ है। नंबर 3 बात यह है कि इस वक्त जिस तरीके से असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया गया, ये आइन में अलाउड नहीं है।
असेंबली में आर्म फोर्सेस एंड जुडिशरी दे कांट बी डिस्कस, दे कांट बी क्रिटिसाइज। और अब डिसीजन को आप कर सकते हैं, बट यू कांट कि जी वो उन्होंने ये कर दिया, वो अभी ये हो गए हैं, रिजाइन कर दें, ये का हु द हेल आर यू पीपल टू से लाइक दिस। ये बड़े अफसोस की बात है। मरियम औरंगजेब कल जिस तरीके से आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बात करेंगे, अगर आप टीवी में सुना हो, मुझे ऑनेस्टली ऐसे लग रहा था कि वो मोहल्ले में किसी एक औरत और के साथ मुकाबले में लड़ाई कर रही हैं। शी वाज टॉकिंग लाइक दिस। क्या ये आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को ऐसे बात करनी चाहिए? सेकंड ये कि फिर उसके बाद आप जिस तरह जी आप स्टेप डाउन ये हुकूमत कह रही है जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ये कैन यू से लाइक दिस? उसके बाद फिर देखिए, और आगे बात ये है कि आप अगर इतनी आप कह रहे कि, मैं भी ये कहता हूँ कि इमरान की गलती है। नंबर 1 गलती, इन्होंने नेशनल से रिजाइन किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ही क्राइसिस अननेसेसरी क्रिएट की। अगर आज वहां पर होते तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते नेशनल असेंबली में लेजिस्लेशन के अंदर। नंबर 2, आपको पंजाब और केपीके की असेंबली कभी डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए। आज आप मारे फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। आपको चीफ मिनिस्टर वहाँ का कह रहा था परवेज इलाही के भी जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर भी जब इन हालात में असेंबलियाँ तोड़ी जाती हैं, और इससे पहले माजी में भी पाकिस्तान में असेंबलियाँ तोड़ी गई हैं, तो उसके बाद अदालतों ने उनको दोबारा से बहाल कर दी है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इलेक्शन में गए, क्योंकि ये एक अपनी नोयत का डिफरेंट माहौल और डिफरेंट सिनेरियो सामने आया था। इस पर बात करते, ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि शॉर्टली कमेंट करिएगा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, तो लग रहा था कि इलेक्शन में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट ने, उस पर कोई बातचीत होगी और इलामिया में उसका भी कोई जिक्र होगा। ऐसा नहीं हुआ, इलामिया में उसका कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा एक नए ऑपरेशन की तैयारी शुरू की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर भी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी तरफ से भी अभी कोई ताउन हासिल नहीं है गवर्नमेंट को? देखिए, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में मेरे ख्याल में रखी इसलिए थी कि कहीं वो ये ऐसी स्टेटमेंट ले ले शायद जिसमें आर्मी के जी हम तो आपको नहीं दे सकते, हमारी कमिटमेंट्स हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं, स्टेटमेंट में जिक्र ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जाहिर है कि टेररिज्म पे बात हुई है, वो काफ़ी इशूज थे, उसके ऊपर बात हुई है। फिर ऑपरेशन कैसे करने हैं, और फिर उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात शो किए गए कि फिर गवर्नमेंट ने उनको तालिबान को आने दिया, वो ठीक बात है। लेकिन देखिए, आर्मी इज आर्टिकल 145 में हुकूमत को डेकोरेशन जब करती है, अगर ये चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरल गवर्नमेंट, तो आर्मी उनको दे। आर्मी ने ये कहा कि हम आपको लिमिटेड सिक्योरिटी दे सकते हैं, आपके पास पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, यू हैव लॉट ऑफ फोर्सेज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीरियर, वो कंडक्ट करें। हम आपको कोई करेक्शन फोर्स देंगे जो सर्टेन एरिया में मौजूद होती है, इनकेस ज्यादा हालात पर उन्हें वो मिल जाते हैं। इसलिए वहाँ का इशू नहीं है। इशू ये है कि नेशनल सिक्योरिटी में ये इकोनॉमी पे बात हुई, बिकॉज इट अफेक्ट सीरियसली नेशनल सिक्योरिटी को। फिर भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस पर बात हुई है, वो भी बात की गई है। और ये देखना चाहिए कि हुकूमत अभी इस वक्त बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हुकूमत के पास कि अभी भी वक्त है। आपको चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हम डिले कर देते हैं डिसीजन, आप बैठ के जो मसला डायलॉग कर लें, बात कर लें, मुज़ाकरात कर लें, क्योंकि हुकूमत के बाद देखिए एक इनिशिएटिव होता है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 2, आप कह रहे हैं इकट्ठे करने, तो फिर देन व्हाट यू डू इज आप जो जनरल इलेक्शन है अक्टूबर में, आप 1-2 महीने आगे कर लें, आप उसको जुलाई अगस्त में बातचीत कर लें। देखिए, इसमें ये जब पहुंचे तो आप इमरान भी मानेगा, चलें ठीक है आप जुलाई तक ले जाएं और उधर से आप 2 महीने आगे कर लें, मिला के फाइंड अ सोल्यूशन। अगर आप नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉब्लम जी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में भी यहाँ पर भी तजाद पाया जाता है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात है, इमरान खान साहब ने तो अब ओपनली कह दिया है कि जी बातचीत के लिए तैयार हैं, कोई रोड मैप दें। अब रोड मैप गवर्नमेंट जो है वो बैठने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी चाहती है बातचीत के लिए, PMLN और JUIF जो है वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। देखिए आलिया, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ में पोलराइजेशन तो बहुत ज़्यादा होगी। जिस तरह अभी अपना ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद इमरान खान साहब को असेंबली से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। बात यह कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए था। अगर उसमें साइफर की साजिश नहीं थी, उसमें साजिश ज़रूर थी। जिस तरह 20 लोगों को तोड़ा गया PTI के, उस वक्त टर्मोइल पैदा किया गया, उस वक्त पाकिस्तानी मईशत एक पटरी पर चढ़ रही थी। इमरान खान साहब शायद अपने बोझ तले खुद दब जाते, क्योंकि महंगाई भी थी, लोग PTI को वोट नहीं देना चाहते थे। उस वक्त जो एक एडवेंचरिज्म किया गया,
उसके नतीजे में आज के हालात नसीम सामने। सिद्दीकी साहब, गवर्नमेंट के लोगों से बात करें ना, PMLN, पीपल्स पार्टी, ये सारे, तो वो कहते हैं कि इतनी सादा सी बात नहीं है कि आप कहते हैं कि ये अपनी मौत आप मर जाते हैं। सहूलतकारी बहुत ज्यादा मौजूद थी, जो कि अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी ये लाडले को सहूलतकारी मुहैया की जा रही कर दी ना, वो सहूलतकारी उधर चली गई। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इदारों को अपने अपने डोमेन में रहना चाहिए। लेकिन जो आपका सवाल है और जो मौजूदा सूरत हाल है, देखिए क्राइसिस तो एक है बहुत बड़ा, लेकिन किसने इसका सलूशन निकालना है। इसी तरह 71 में भी आप देखें कि क्राइसिस आया था और मुल्क ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। हमें हमेशा तारीख से सीखना चाहिए। अभी तमाम सियासतदानों को रियासत के दूसरे सतून जो है उनको मिलजुल के बैठना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के आपने इस्तीफे फौरी तौर पे मंजूर कर लिए, गवर्नमेंट भी तो कोई मौका जाने का नहीं छोड़ रही। अगर इमरान खान के आप कहते हैं कि उनकी वजह से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपकी वजह से भी है। आप गद्दारी के मुकदमे कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया वर्कर्स को उठा रहे हैं, आप सहाफ़ियों को उठा रहे हैं। ये रवैया नहीं होना चाहिए। जो हुकूमत होती है वो माँ बाप का दर्जा रखती है। आप थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी शफकत दिखाएं। आप जो PTI के मेंबरान कौमी असम्बली, उनके इस्तीफे मंजूर ना करें और उनको दावत दें कि वो कौमी असम्बली में आए। कौमी असम्बली में अगर आके बैठते हैं, वहाँ पे आप आइन के अंदर तरमीम करें। और आप अगर अक्टूबर में इलेक्शन है तो 2 महीने आप पीछे आ जाए, 2 महीने PTI आगे चले जाए। मसले का हल हर जगह होता है। दूसरी जंग अजीम भी हुई, पूरा यूरोप तबाह हो गया, लाखों लोगों ने शहादत नसीब की, उसके बाद करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन उसका मसाइल का हल निकला। अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, ये तमाम लोग मिलजुल के बैठे और मसले का हल निकालें। PMLN का ये, जब ये बात उनसे सवाल किया जाता है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने ऐसे पॉइंट पर ले आए हैं हमें और ऐसे ऐसे हमारे ऊपर इल्जामात लगाए हैं कि अब उनके साथ बैठने को किसी सूरत भी हम लोग किस तरह से उनके साथ बैठ सकते हैं। इमरान खान के साथ ना बैठे, उनकी बाकी काबीना के लोगों के साथ तो बैठा जा सकता है ना। एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। राइट, वजाहत साहब से ये मैं पॉइंट रेज करना चाहूंगी। वजाहत साहब, PMLN खास कर क्यों इमरान खान के साथ अब बैठने को तैयार नहीं है? अब तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने कल भी कहा, आज भी कहा, वो कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इवन कि वो तो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को भी बिठाएं, क्योंकि असल पावर तो उनके पास है। तो PMLN क्यों बैठना नहीं चाह रही है? इसलिए कि जो असल झगड़ा शुरू हुआ है वो तो PMLN का किसी और के साथ था ना। इमरान खान साहब जो है वो तो मेरी राय है, इससे बाकी अहबाब जो है उन्हें इख्तिलाफ हो सकता है, उन्हें इसका हक है। मेरी राय में तो ये मामला 2014, 2015, 2017 तक इससे लेके चीज़ों को हम आए हैं तो उसकी रेपरकशंस है। क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी उस तरह से फ्री नहीं है, उसमें जो जक पहुंची है वो मुस्लिम लीग नवाज को पहुंची है और वो दे वुड अप्रिशिएट, दे वुड लाइक कि इससे पहले कि जो कुछ हुआ है माजी में, जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासत से नाहल होकर बैठे हैं। अपनी पार्टी की क़यादत से उनको जो है वो नाहल कर दिया गया है, उनके टिकट वापस लिए गए हैं। कि बहुत कुछ हुआ है पिछले 5-6 बरसों में और मैं बहुत एहतराम के साथ भाई सिद्दीकी साहब की इस राय से मैं कुछ तजाद पाता हूँ। एक तरफ वो फरमाते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो हमारी मईशत को ऊपर की तरफ लेके जाने के ट्रैक पे ले आई थी, और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि ये अपने ही बोझ तले दब जाते। मैं ये सवाल कर रहा हूँ बड़े एहतराम के साथ कि भाई ये जो आर्टिकल 95 है, इसका इस्तेमाल क्या उन सियासी कुत्तों का हक नहीं है जो ये समझती हूँ कि हुकूमत अपना अक्सरियत जो है ईवान में वो खो चुकी है और जिन 20 या 25 या 22 लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उन्हें तोड़ा गया, उनमें से किसी ने वोट नहीं दिया इमरान खान साहब के खिलाफ, वो तो अभी भी के अंदर बैठ गए। अदरवाइज जो ये कि हम नई तशरीह जो है वो सामने आई है जिसका ज़ाहिर है बहुत से एतराज़ात मौजूद हैं, तो उस सूरत में तो वो लोग भी जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते। वो इसकी डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ कि उन्होंने तो वोट दिया ही नहीं, वो तो बैठे हुए हैं असेंबली के अंदर। पंजाब में तो डिफरेंट सिचुएशन होगी ना। पंजाब में तो कोर्ट ने कह दिया कि जी कोर्ट ने कह दिया कि वजाद भाई आप तो माशाल्लाह बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि जो मैंने बात की थी इसको मैं आपको भी नाज़रीन को समझा सकूँ। बात ये थी कि बिल्कुल इमरान खान के दौर में एहसास के ज़रिए लोगों को पैसे मिल रहे थे, नौजवानों को कर्जे मिल रहे थे, रेमिटेंसेज आ रही थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रही थी, तो थोड़ी सी पटरी पे चढ़ गई थी। जो मैंने कहा अपने बोझ तले दब जाते वो ये था कि महंगाई क्योंकि हो रही थी, लोगों को महंगाई पसंद नहीं थी, इसकी वजह से उनकी वोटिंग और उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। और जो मैंने लोगों की बात की वो ये था कि जो 20 लोग थे, मैं खुद वहाँ मौजूद था,
ये बातें होती रही कि उन 20 लोगों को पहले तोड़ा गया, उनको सिंध हाउस में रखा गया और फिर MQM से, दूसरी पार्टी से, खालिद मक्सी से, बाप पार्टी से, इन तमाम को कहा गया कि देखें जी, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो ये 20 लोग तो उस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, फिर आपको कोई मराहत नहीं मिलेंगी। ये कह के, ये दिखा के 20 बंदों को आपने MQM को तोड़ा। MQM ने कहा कि हमें किसी के कहने पर हम आए हैं। बाप पार्टी के खालिद मक्सी साहब ने भी यही कहा कि हमें कोई लाया है। माजरत के साथ इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट ऐसे ही बनाई थी, तो आप ये तो फिर रहने दें कि किसने किसको तोड़ा। आप इस बहस में जाएंगे तो फिर बात आगे निकल जाएगी। जनरल जिलानी तक चला जाना पड़ेगा जहाँ पे जुनेजो साहब की गवर्नमेंट तोड़ के तो नवाज शरीफ साहब को जहाँ से कमेंट करेंगे। ब्रिगेडियर ऐड करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात में शामिल क्यों नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है शॉर्टली। ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। नसीम सिद्दीकी साहब ने तो एलेबोरेट कर दिया कि जो वो कमेंट कर रहे थे कि उनका मतलब क्या था। अगर वजाहत साहब आप इसमें ऐड करना चाहें तो फिर मैं मुज़ाकरात के ऊपर चाहूँगी कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्या हो सकता है, इस पर बात कर लें। मेरे ख्याल में सिद्दीकी साहब ने जो फरमाया मैंने सुन लिया। अब आप ब्रिगेडियर साहब को जी, ब्रिगेडियर साहब जी, राइट, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर साहब आप ये बताइए कि एस्टैब्लिशमेंट इसमें ठीक है कि उन्होंने अपने आप को ए पॉलिटिकल कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उनकी एक जो हकीकत है कि उनके रोल को कोई डिनाई नहीं कर सकता, सब एक्सेप्ट भी करने को तैयार हो गए हैं, लेकिन इस वक्त वो कोई रोल प्ले करने को तैयार ही नहीं है। अगर वो बिठाएं तो सब बैठ भी जाएं, लेकिन वो खुद भी ना हिस्सा बनना चाहते हैं, ना किसी को बिठा रहे हैं, ना कोई बातचीत हो रही है, तो ये मुल्क के लिए तो नुकसानदेह है। देखें आलिया, जब एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि वी आर पॉलिटिकल, अब ये बताएं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस पर है? पॉलिटिशियन पर। वो ये चाह रही है, अवाम ये देख रही है कि हमारे सियासतदान कितने ज्यादा जिम्मेदार हैं, कितनी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। ये बैठ के अपने फैसले पाकिस्तान के अवाम के लिए मसले अपने खुद एमिकेबली हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या इन्होंने ये अपनी बर्थ दिखाई है? जिस तरीके से अभी ये लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, सोचने की बात है कि ये कितनी कैपेसिटी है इनके अंदर। अल्टीमेटली जब खुदा न खासा सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ समझेंगे कि वाकई इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पाकिस्तान को ज्यादा थ्रेट हो रहा है, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट डेफिनेटली इंटरफेयर। लेकिन पूरी कोशिश ये की जा रही है कि आप खुद बैठ के हल करें। अभी देखें ना, जब आपको एक इमरान खान ने, चाहे वो कहते हैं बुरा भला कहते थे, अभी पिछले 1 साल से आप ये बताइए कि हुकूमत इमरान खान को खास तौर पे मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह क्या कुछ इमरान के बारे में कह रहे हैं, तो हिसाब बराबर कर चुके हैं। अब इनको चाहिए कि अगर वो 4 लोग अपने निकालते हैं PTI के और 4 अच्छे मॉडरेट गुड कम्युनिकेशन वाले PMLN भी निकाले, बैठ के मुज़ाकरात करें, जब किसी कंक्लूजन में पहुंचे तो उसके बाद लीडरशिप बैठ के करे, जो एक नॉर्म्स है हमेशा के लिए। ये अब इस प्रॉब्लम ये है जो आप कह रही क्यों नहीं बैठते, बैठने की बड़ी सिंपल सी बात है कि पूरे 1 साल में ये भी तो है ना कि हालात इस तरफ लेकर आए जा रहे हैं कि जहां पर मार्शल लॉ की राह हमवार हो सके, हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं। आलिया, मैं आपको बताऊं, देखें वजाहत साहब भी और नसीम से मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप मुझे खुद बताएं, हुकूमत इलेक्शन में जाती है या जो भी पार्टी जाती है, they have to tell the people of पाकिस्तान कि हमारी कारकर्दगी क्या है। क्या 1 साल में PMLN की हुकूमत कोई एक काम भी बताएं कि उन्होंने अवाम के लिए कोई काम किया हो? अभी ज्वाइंट सेशन हो रहे हैं असेंबली के, कोई एक बात अवाम की गई कि अवाम के लिए महंगाई की किसी बात की हो, या किसी इन्फ्लेशन की बात की हो, या इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की हो, या रेप रोशमन की बात की? किसी ने बात सवाए ये मैच पे करेंगे उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को, ये हम इसलिए वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। लेकिन अभी भी मौका मैं ये कहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं इलेक्शन करवाना चाहते हैं इकट्ठा, मैं भी कहता हूँ कि इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको स्पेस दें। आप 1-2 महीने अक्टूबर से पहले, मैं ये कहता हूँ कि आप जुलाई अगस्त में जी ठीक है, लेकिन जाहिर है कि बातचीत के लिए तैयार नहीं है, या कहीं पर भी जो भी इख्तलाफ है। नसीम सिद्दीकी साहब, ये भी कि जो मार्शल लॉ की बातें आ रही थी, ये भी है कि ये ऐसी सिचुएशन बन रही है, ऐसी सिचुएशन बना दी गई है सियासतदानों के दरमियान में ताकि तीसरी कुव्वत का रास्ता जो है वो आलिया, मैं आई वांट टू टेक 1 मिनट फिर आप सिद्दीकी साहब को पूछें। देखिए इसमें एक और बात है ना, अब PML को नजर आ रहा है कि जी इलेक्शन में वो हारेंगे, ठीक है। अब उनके पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि आप इस स्टेज पर ले जाएं स्पीच को, टेम्परेचर को
ऐसे लेवल पे ले जाए कहीं ना कहीं कोई इंटरफेयर करे, और प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत अगर चाहती है तो दे विल से देखें जी हमें दिया गया, सियासी शहीद बनने की कोशिश करें। जी ठीक है, जी ठीक है। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, सियासी शहीद वो बनना चाहते हैं या उनको बनाने की कोशिश की जा रही है? हालात ऐसे पैदा किए गए हैं, उनके सामने लाए गए हैं, क्या है? हमारी समझ से तो बाहर है। देखिए बात यह है कि आलिया, अगर आप 90 की दिहाई में देखें, आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने थी। उसका नतीजा क्या निकला? 2-4 दफ़ा असम्बलियाँ टूटी, मिड टर्म इलेक्शन हुए और 12 अक्टूबर 99 में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद दोनों को एग्जाइल में जाना पड़ा, और एग्जाइल में जाके उन्होंने क्या सीखा कि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। उसके बाद जब आए तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने 2008 की असेंबली के बाद उन्होंने मिलजुल के चलाई। तो बात ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल ठीक की है कि अभी भी कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, सियासी पार्टियों को मिलजुल के बैठना चाहिए। ये हार जीत कुछ नहीं होती है। मुस्लिम लीग नून बड़ी पॉपुलर जमात रही है, हमने पीपल्स पार्टी को भी बड़ा पॉपुलर पंजाब के अंदर देखा है। अगर एक इलेक्शन हो जाएंगे, आप हार जाएंगे, आपने ये तौक अपने गले में खुद डाला था। आप एक साल इंतजार कर लेते, आप बेहतर तरीके से आप ज़मीनी इलेक्शन जीत रहे थे, आपकी पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही थी, आपने खुद एक जो है। अच्छा, दूसरा जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की है कि इनकी परफॉर्मेंस, सुबह उठते हैं एक वजीर, 2 वजीर, 3 वजीर, सब वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान के खिलाफ। भाई आप एक बंदे को दे दो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो है वो इमरान खान के खिलाफ तकरीरें कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, बाकी वज़रा जाके कोई कारकर्दगी शो कराएं। अवाम इस वक्त आटे के लिए लाइनों में लगी हुई है, अपने जान से हाथ धो रही है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो जब आप अवाम को कुछ नहीं देंगे तो फिर आपके साथ यही सूरत होगी ना। वजाहत साहब, क्या वाकई ही एक हुकूमत जो है ये ऑप्शन उनको ज़्यादा सूट करती है कि वो सियासी शहीद बन जाए, मार्शल लॉ जैसी या तीसरी कुव्वत को कोई मौका मिल जाए, वो उनको ज़्यादा सूट करता है बजाय कि वो इलेक्शन में जाएं और अवाम से जो है वो मार खाएं? नहीं, उनको क्या, मुल्क को भी यही सूट करता है कि आप इंतखाबात में जाएं, और इसमें अगर आपको इंतखाब में शिकस्त भी होती है, मार्शल लॉ तो ऐसा लफ्ज़ है कि हम सिर्फ लोगों ने अपनी शौरी जिंदगी में अपनी तारीख का ये भयानक तजुर्बा एक से ज़्यादा बार देख रखा है। ओवर आर डेड बॉडीज, हमें इसका तो लफ्ज़ को अपनी लोगों से खारिज कर देना चाहिए। इंतखाब हारना जीतना बिल्कुल मामूली बात है उसके मुकाबले में कि मुल्क को बांधने वाला, मुल्क को एक करने वाला जो दस्तूर है उसे मुअत्तल कर दिया जाए या उसे एब्रोगेट कर दिया जाए, इसका फिर नाम भी नहीं लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि काजी फाइज साहब का नोट जो है वो वेबसाइट से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस खिलाफ राय बहुत नेक टू नेक जो है बहुत शदीद है। मैं दोबारा कर रहा हूँ कि जिस फैसले पे अमल दरामद की हम बात कर रहे हैं वो फैसला बजाते खुद इस फैसले की वजह से कि जो 184/3 का जो अख्तियार है, क्या वो सिर्फ चीफ जस्टिस से आता है या उन्होंने एरोगेट किया है? तो किसी खास तौर पर इंडिया के सलाम तो किसी को कोई मैं समझ सकता बहुत ही जो है ना वो एहतियात से काम लेना चाहिए। उसके बावजूद मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जजेस के नाम गली कूचों में इससे से उछाले जाना, मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ ब्रिगेडियर हारिस साहब से और भाई नसीम से कि जिस तरह से सुबह उठते हैं हम और एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, ये पुराना एक पैटर्न चला आ रहा है हमारे हमें तो इस वक्त जो है ना, आज मैं अपने कमरे से निकल रहा था, फौज कर मेरा हाथ गया है कि मैंने लाइटें जो है वो बंद करना है, इसलिए कि वी आर इन अ डीप फाइनेंशियल क्राइसिस। दुनिया हमारी नाक जमीन पे रगड़ रही है और हम किन चीजों में उलझे हुए हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हाल साहब कि क्या हम इकोनॉमी पे गौर कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि हमने जून में एक बजट लेके आना है और उस बजट से पहले हमारी कुछ लाइबिलिटीज हैं, हमें 3 से 4 अरब डॉलर जो है उनकी अदायगियां करना है। हम वो कहाँ से करेंगे? मेरी राय में बिल्कुल जो बातें कही जा रही हैं उनमें से ज़ाहिर है कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ सच है, लेकिन अहम बात यह है कि हमने इस मुल्क की स्मूथ रनिंग को उलझाया है। ये कह देना कि हम एक पॉलिटिकल हैं, माफ कीजिएगा, उससे जो है जो उलझने पैदा हो गई हैं, जो गिरें पैदा हुई हैं ओवर द ईयर्स, वो ऐसे दूर नहीं होती। हमें वी हैव टू फाइंड आउट अ मैकेनिज्म वेयर बाय वी undo the injustice which has been done in the past.
मैं कतई तौर पर इत्तेफाक नहीं करता इमरान खान साहब की जमात और उनके कारकुनों के साथ अगर कोई नाइंसाफी की जाए या उन्हें कानूनी तौर पे हैरेस किया जाए या उन्हें लेकिन जाहिर है कि इस सबसे ए पॉलिटिकल होके सिचुएशन जो है वो मजीद वर्स हो रही है, तो लिहाजा उसके लिए भी जो ज़रूरत है वो ये है कि इत्तफाक़े राय पैदा किया जाए, चाहे वो किसी इदारे को करना पड़े, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना पड़े। यकीनन हमें इस पर सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत मसूद साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।